बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 24 पृष्ठ 287 29 सितंबर 1928। सरकारी कर्मचारी स्नातकों का प्रारंभिक वेतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से डॉक्टर पीजी सोलंकी। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि बम्बई नगर में स्नातकों के प्रारंभिक वेतन की जानकारी हेतु डॉक्टर एस के बोले ने परिषद में प्रश्न उठाया था? क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर दिया है कि जहां स्थापनाएं उच्च और निम्न स्तर में बटी हुई हैं, वहां स्नातकों का प्रारंभिक वेतन 90 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। उन कार्यालयों में निम्न स्तर पर सेवारत स्नातकों को छोड़कर सरकार ने एक सरकारी संकल्प वित्त विभाग संख्या 1140 25 मार्च 1925 भी विभागाध्यक्षों को तदनुसार निर्देशों सहित जारी किया गा। क्या यह सच है कि उपरोक्त सरकारी संकल्प जो सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश देता है कि वे बम्बई नगर में स्नातकों को 90 रुपया प्रारंभिक वेतन दें, के बावजूद बम्बई नगर का कलेक्टर अपने अधीन विभागों में स्नातकों को केवल 60 रुपये प्रारंभिक वेतन देता है, जबकि उन विभागों में कोई उच्च और निम्न स्तर का विभाजन भी नहीं है। क्या सरकार इससे अवगत है कि छोटे शहरों में स्नातकों को केवल 70 रुपया प्रारंभिक वेतन दिया जाता है? माननीय श्री जीवी प्रधान का सरकार ने उत्तर दिया कि निम्न स्तर पर सेवारत स्नातकों को छोड़कर उन कार्यालयों में जिनमें स्थापना उच्च और निम्न स्तर में बटी हुई है, बम्बई के सभी कार्यालय प्रमुखों को सभी स्नातकों को 90 रुपये प्रारंभिक वेतन देने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इस आशय के आदेश सरकारी संकल्प वित्त विभाग संख्या 1140 25 मार्च 1925 में जारी किए गए थे। माननीय सदस्य द्वारा सांकेतिक आदेशों के अधीन सरकार ने अपने कार्यालय प्रमुखों को संशोधित समयमान टेबल टाइम स्केल के तहत उन कार्यालयों के स्नातकों को 90 रुपये प्रति माह प्रारंभिक वेतन देने के लिए प्राधिकृत किया था, जहां स्थापना उच्च और निम्न वेतन मानों में बटी हुई नहीं है। उपरोक्त आदेशों के अनुसार बम्बई के कलेक्टर जहां स्नातक लिपिक परामर्शक लगता है, केवल ऐसे स्नातक को ही 90 रुपये प्रति माह प्रारंभिक वेतन देता है। अन्य मामलों में स्नातकों को सौंपे गए
कार्य की महत्ता के अनुसार उनकी वेतन दर 60 से 90 रुपया है। हाँ, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 25 पृष्ठ 685, 28 फरवरी 1929। भूमि अधिग्रहण मुलसीबांध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से डॉक्टर टी.जी. सोलंकी। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि का जिला पूना, तालुक हवेली के मोहरी और बड़गांव के महारों की भूमि क्या सरकार ने मुलसी बांध के कारण अधिग्रहित कर ली थी? इस दर पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। क्या इन गांवों के महारों को भूमि का मूल दे दिया गया था? माननीय श्री J.L. र्यू का जिरैत भूमि के लिए 50 रुपये प्रति एकड़ और गादी धान भूमि के लिए 550 रुपये प्रति एकड़। इनामी भूमि का मूल सरकार के खाते में जमा कराया गया था एवं मुआवजे की कुल राशि का 5% वार्षिक नगद भत्ते के रूप में महार वतनदार के लिए स्वीकृत किया गया था। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 25 पृष्ठ 767, 1 मार्च 1927। स्थानीय बोर्डों को सहायता अनुदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से डॉक्टर P.G. सोलंकी। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि निदेशक सार्वजनिक अनुदेश ने लगभग 3 साल से स्थानीय बोर्डों के अनुदान का मामला लंबित रखा हुआ है? यदि हाँ, तो विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है? यदि सरकार इस विषय में कोई कार्रवाई करने का विचार कर रही है तो वह क्या है? माननीय मौलवी रफ़ीउद्दीन अहमद का यदि माननीय सदस्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों को देखे तो पता चलेगा कि जिला स्थानीय बोर्डों या स्थानीय प्राधिकारियों को लेखा परीक्षा के बाद दिया जाने वाला वार्षिक अंतिम अनुदान प्रायः वास्तविक राशि की अपेक्षा अधिक ही रहा है। लेखा आपत्तियों के पश्चात इन वार्षिक अनुदानों का अंतिम रूप से समायोजन किया जाता है। प्रश्न ही नहीं उठता है। वर्तमान कार्य प्रणाली में परिवर्तन का कोई विचार नहीं किया गया है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 25 पृष्ठ 1092, 7 मार्च 1929। बम्बई नगर निगम मोरलैंड रोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि बम्बई नगर निगम ने विगत 15 वर्षों में मोरलैंड रोड का एक बार भी पुनर्निर्माण नहीं किया है? यदि हाँ, तो उसके कारण क्या है?
क्या सरकार इस विषय में कोई कदम उठाने का कोई विचार करती है? गा, क्या यह सच है कि इस मामले को अध्यावेदनों एवं प्रेस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों एवं नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत किया गया? माननीय दीवान बहादुर हरिलाल डी देसाई का यह सच नहीं है कि विगत 15 सालों से सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। 1914 से 1921 की अवधि के दौरान नियमित रूप से पूरी सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया था और 1920-21 के दौरान पूरी सड़क की मरम्मत की गई तथा 11,640-15-3 रुपये की लागत से सड़क की सतह पर तारकोल बिछाकर इसे सुधारा गया। यद्यपि 1922 से सड़क की पर्याप्त मरम्मत नहीं की गई, तथापि इसकी सतह की मरम्मत बार बार की गई है। नगर निगम ने सीमेंट की ठोस नींव पर डामर आसफाल्ट चादर के साथ सड़क के पुनर्निर्माण की अनुमति दी है और यथा समय कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खा नहीं, गा, निगम में इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 25 पृष्ठ 1092, 7 मार्च 1929। माध्यमिक विद्यालय सहायता अनुदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से डॉक्टर पीजी सोलंकी। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि का माध्यमिक विद्यालयों के लिए वार्षिक अनुदान निर्धारित करने के आधार को संशोधित करने के प्रश्न पर गत वर्ष किन कारणों से विचार नहीं किया गया? खा, क्या इस प्रांत में ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें सरकार से विशेष अनुग्रह के तहत नियमित सहायता अनुदान प्राप्त हुआ हो? गा, क्या माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान निर्धारित करने के संदर्भ में निदेशक सार्वजनिक अनुदेश शिक्षक निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्टों के द्वारा निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? यदि नहीं तो माध्यमिक विद्यालयों को वार्षिक अनुदान वितरण करने का साधारणतया उनका मानदंड क्या होता है? घा, विभागीय कुशलता का स्तर बनाए रखने के क्रम में क्या शैक्षिक विभाग ने कुछ आधारों का पालन किया है जिनके अनुसार सहायता प्राप्त विद्यालयों से प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च करने की अपेक्षा की जाती है और दूसरी ओर सरकार से भी तदनुरूप खर्च में हिस्सा लेने की आशा की जाती है? यदि हाँ तो उन आधारों के अनुसार सरकार और संस्था के बीच खर्च का न्यूनतम अनुपात क्या है? डा, शिक्षा विभाग के द्वारा कम से कम कितने वर्षों के बाद किसी माध्यमिक विद्यालय को पंजीकृत किया जाता है? चा, क्या वह 5 वर्ष से भी अधिक समय के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बताएगी जिनका सहायता अनुदान के लिए
अभी तक अस्थायी रूप से पंजीकरण नहीं किया गया है। माननीय मौलवी रफ़ीउद्दीन अहमद का सरकार प्रायः संतुष्ट थी कि जिस आधार पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान निर्धारित किए जाते हैं वे सही हैं। गा अनुदान संहिता में बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार अनुदान निर्धारित किए जाते हैं। यदि कोई विशेष विद्यालय सहायता अनुदान संहिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो निदेशक सार्वजनिक अनुदेश निरीक्षण स्टाफ की रिपोर्ट से मार्गदर्शन पाते हैं। इसलिए पिछले भाग में किए गए प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं है। अनुदान के लिए खर्च निर्धारण में प्रति व्यक्ति खर्च का कोई निश्चित मानदंड नहीं माना गया है। मांग करने वाले सभी विद्यालयों को निधि के अनुसार अपने उद्देश्य के लिए आवंटित राशि के अनुरूप ही सहायता अनुदान संहिता में बनाई गई व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृत खर्च की 1/3 दर पर अनुदान दिया जाता है। वर्षों की कोई भी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। निधि के अभाव में अतिरिक्त विद्यालयों का पंजीकरण निलंबित रखा गया है। लगभग 110 विद्यालय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 28 पृष्ठ 585-86, 27 फरवरी 1980